सभी को नमस्कार। आज हम DSC 14 हिंदी आधुनिक कविता छायावादोत्तर में इकाई 2 को शुरू करेंगे, जिसमें हमने अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की 3 कविताओं को पढ़ना है। उससे पहले हम अज्ञे के बारे में जान लेते हैं। यदि हम अज्ञे को अच्छे से समझ जाते हैं तो तभी हम उनकी इन कविताओं को आसानी से समझ पाएंगे, और यदि हम अज्ञे की कविताओं को आसानी से समझ लेते हैं तो अज्ञे को समझना सार्थक पूर्ण सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अज्ञे जी का पूरा परिचय जान लेते हैं। अज्ञे जी का जो पूरा नाम है वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन था, जिनको इन्होंने बदलकर अज्ञे शॉर्ट फॉर्म में रखा। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी देवरिया ज़िले, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा की। लाहौर से इन्होंने BA BSc और अंग्रेजी में इन्होंने MA किया। अंग्रेजी में जो इन्होंने MA किया वह इनका अधूरा छूट गया, क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण इनकी शिक्षा अधूरी रह गई। 1936 ईस्वी में इन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्होंने जो हिस्सा लिया उसके कारण इन्हें कई बार जेल में जाना पड़ा। कुछ वर्षों तक आकाशवाणी और सेना में इन्होंने कार्य किया और इनका देहांत 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को हुआ। यदि बात की जाए तो जो हमारे अज्ञे कवि हैं, ये कवि ना रहकर उपन्यासकार, कहानीकार, यात्रा वृत्तांतक, निबंधकार, नाटककार ये सभी रहे हैं। जो हमारे अज्ञे हैं वह आधुनिक हिंदी समय के प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। प्रयोगवाद को हम यहाँ पे एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। प्रयोगवादी जो है ये प्रगतिवाद होता है, मतलब प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद आया। इसमें जिस प्रकार से प्रगतिवाद में पूर्ण रूप से एक पूरे समाज को लेकर, समाज कल्याण की भावना को लेकर चला जाता था, शोषक और शोषित के रूप में देखा जाता था प्रगतिवाद को, यहाँ पर प्रयोगवाद को प्रगतिवादोत्तर मतलब प्रगतिवाद के बाद आया 1943 ईस्वी में। यहाँ पर व्यक्तिवाद की काव्यात्मक अभिव्यक्ति की गई, ना केवल समाज, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति विशेष को लेकर यहाँ पर कविताएं रची गई। प्रयोगवाद ने साहित्य में पहली बार व्यक्तित्व, अस्मिता, निजी व्यक्तित्व और निजता को बहुत महत्व दिया। यह कवि व्यक्तिक प्रेम की सहज स्वीकृति पर बल देता है। इसमें प्रमुख जो कवि आते हैं प्रयोगवाद में, हमारे अज्ञे तो हैं ही, साथ में भारत भूषण, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, ये सभी भी प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि माने गए हैं, रह चुके हैं। यदि हम यहाँ पर प्रयोगवाद की कुछ प्रवृत्तियों को पढ़ें तो इसमें नए नए उपमानों का प्रयोग किया। जो हमारे अज्ञे हैं इन्होंने अपनी कविताओं में नए प्रतीकों, नए उपमानों का प्रयोग किया। प्रेम की भावना का खुला चित्रण हुआ। बुद्धिवाद की यहाँ पर प्रधानता मिलती है और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह होता है। इनकी कविता में प्रौढ़ता रहती है। अब हम अपने अज्ञे जी के परिचय को हमने जान लिया, उनकी कुछ कृतियों के बारे में समझ लेते हैं। अज्ञे जी की कुछ काव्य कृतियाँ हैं, जैसे भग्नदूत, चिंता, इत्यालम, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रोंदे हुए, ये आदि कविताएं इन्होंने रची। कहानियों की बात करें तो विपथगा, परंपरा, ये तेरे प्रतिरूप, कोठरी की बात इत्यादि इनकी कहानियां हैं। उपन्यास इनका शेखर एक जीवनी तथा नदी के द्वीप इनका उपन्यास है। अरे यावर रहेगा याद, ये इनका यात्रा वृत्तांत है। निबंध की बात करें तो त्रिकोणश, सबरंग, अनेकों इनके निबंध रह चुके हैं। नाटक उत्तर प्रियदर्शी इनका नाटक है। यदि हम अज्ञे की बात करें तो अज्ञे तार सप्तक इन्होंने शुरू किया था, इसके ये सूत्रपात रह चुके हैं।
आगे ने सप्तक परंपरा का सूत्रपात करते हुए तार सप्तक जो कि 1943 ईस्वी में इन्होंने शुरू किया। इसी तरह दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1969 ईस्वी में इन्होंने संपादन किया। सैनिक, विशाल भारत प्रतीक, नया प्रतीक, नव भारत टाइम्स, दिनमान आदि साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने संपादन किया। पुरस्कार में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि से इन्हें नवाजा गया है। आगे जी को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें इनकी अनेकों कविताओं को पढ़ना पड़ेगा, परंतु जो पाठ्यक्रम में लगी हम उन्हीं कविताओं से इनको अच्छी तरह से जानेंगे। साहित्यिक विशेषताओं की यदि बात की जाए तो आगे एक पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। मनोवैज्ञानिक कहानीकार, कविताकार, उपन्यासकार हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से मन के साथ लिखते हैं। इन्होंने अपनी भावना को अपने दिल से नहीं अर्थात अपने मन से निकाल कर ही कलम के रूप में लिखा। व्यक्तिवादी चेतना इनकी है। बौद्धिकता कवि है, बौद्धिक बुद्धि से ये लिखते हैं। प्रतीक योजना, इनकी जो प्रतीक हैं वह स्थूल और सूक्ष्म है कि किसी भी तरह से उड़ नहीं सकते, हट नहीं सकते। छोटे हैं प्रतीक इनके लेकिन स्थूल हैं, एक जगह पर हैं। आत्म केंद्रित पात्र हैं इनके। यदि मनोवैज्ञानिक कवि कहानीकार ये हैं तो इनके जो पात्र रहते हैं वो आत्म केंद्रित रहते हैं, काल्पनिक नहीं है। विषयगत विविधता, विषय को इनके जो विषय हैं उसमें अलग अलग इन्होंने विषयों को चुना है। ये नहीं कि एक ही विषय के ऊपर इन्होंने बार बार लिखा है। इनके जो विषय है ये बहुत ही विशेष हैं। भाषा शैली की यदि हम बात करें तो प्रयोगवादी कवि होने के कारण इनकी हिंदी में प्रौढ़ता है, प्रौढ़ हिंदी है इनकी। सांकेतिकता का भाव हमें दिखता है। अपनी अलग अलग उपमा ये निखारते हुए दिखेंगे कि यदि इनकी हम अभी कविता पढ़ेंगे कलगी बाजरे की जो पाठ्यक्रम में है तो इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने जो उपमानों को लिया है, प्रतीकों को लिया है, ऐसे प्रतीक किसी कवि ने नहीं लिए। बिंब योजना योग्य है और मन में लिए गए विचार आदि इन्होंने कलम के साथ पन्नों पर उतारा है। इस प्रकार से हमने आगे को जान लिया है। आप और भी रिसर्च करके अच्छे से आगे को समझ सकते हैं। इनकी हमने साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली, संपादन व पुरस्कार, इनकी अनेकों कृतियां तथा परिचय, इसके साथ हमने प्रयोगवाद को समझा। आगे हम इनकी पाठ्यक्रम में लगी हुई पहली कविता है जो कलगी बाजरे की, उसको हम पूर्ण रूप से सप्रसंग व्याख्यायित करेंगे। तो शुरू करते हैं हम इनकी कविता कलगी बाजरे की। शुरू करते हैं हम आगे की कविता कलगी बाजरे की। यदि हम इस कविता को अच्छे से जानें तो इसमें हम देखते हैं कि जो परंपरागत कवि थे, चाहे वो छायावादी कवि हो, द्विवेदी युग के कवि हो या भारतेंदु युग के कवि हो या रीतिकाल के कवि हो या भक्ति काल के कवि हो, इन्होंने जो अपने उपमानों को, प्रतीकों को लिया है कि चांद जैसा तेरा मुखड़ा, कमल जैसे इनके पग, तो यहाँ पर इन पदों को, इन उपमानों को नहीं लिया गया। यहाँ पर आगे ने एक बात कही है कि जिस भी चीज़ का ज़्यादा प्रयोग होता है उसकी विशेष जो बात होती है वो पूर्ण रूप से समय के साथ सामान्य हो जाती है। तो यहाँ पर जो चांद, कमल, ये सभी परंपरागत प्रतीक रहे हैं, उपमान रहे हैं। इन प्रतीकों का जो विशेषीकृत लाभ था वह अब सामान्य हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पर आगे ने अपनी प्रेमिका, जो उनकी प्रेमिका पत्नी कह सकते हैं, तो उन्होंने उनको इन प्रतीकों से ना नवाजते हुए उनको कलगी बाजरे की कहा। हम शुरू करते हैं कविता। हरी बिछली घास दौलती कलगी चरहरी बाजरे की। यहाँ पर कहते हैं कि हरी बिछली घास, बिछली मतलब कोमल, तो यहाँ पर हरी कोमल घास है
जो कि एक वहाँ पर एक कलगी लगी हुई है बाजरे की, वो छरहरी, छरहरी मतलब छहराती है, लहराती है, तो डोलती हुई लहराती है। यहाँ पर इन्होंने अपनी प्रेमिका को कहा है कि हरी बिछी हुई घास पर, हरी कोमल घास के ऊपर एक बाजरे की कली है जो लहरा रही है। यहाँ पर इन्होंने अपनी प्रेमिका को ये प्रतीक के रूप में प्रकट किया है, इस प्रतीक में कलगी बाजरे की। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, ये शब्द के भोर की निहार नहाई कोई, टटकी कली चंपे की वह गहरा तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला, या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की, मतलब कि ललाती मतलब लाल, जब शाम हो जाती है, शाम का समय आता है, सूरज डूबने लगता है, तो वो सिंदूरी लाल रंग की शाम दिखाई देती है। जो नभ है, आसमान है, वो सिंदूरी लाल रंग का दिखाई देता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि अकेली तारिका, कि जब सांझ हो रही होगी और वहाँ पे तारिका मतलब तारों का जो मंडल है वो दिख रहा होगा, तो मैं इन प्रतीकों का मैं प्रयोग ना करते हुए अब नहीं कहता कि यहाँ शरद के भोर की निहार नहाई कोई, कि सर्दियों के मौसम जो सुबह सुबह नई नहाई कोई, कोई मतलब कमल, तो नई नहाई जो कोई है उसके समान तुम लगती हो। टटकी कली चंपे की वगैरह, तो ये जो सारे प्रतीक उपमान है कली चंपे की, शरद के भोर से नहाई नुई कोई, ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, इन प्रतीकों को अगर मैं नहीं प्रयोग में लाता हूँ तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, कि इसका कारण ये नहीं है कि मेरा जो हृदय है वो उथला हुआ है या सूना है, कि इसका कारण ये नहीं है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। यदि मैं तुम्हारे लिए ललाती सांझ नभ की अकेली तारिका, शरद के भोर की नई नहाई कोई, या चंपे की कली, इस तरह के प्रतीकों का प्रयोग नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुमसे प्रेम नहीं है, या मेरा हृदय तुमसे भर चुका है या सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, कि इन सभी चीज़ों का ये, इन सभी प्रतीकों का ये अर्थ नहीं है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए ख़त्म हो चुका है, बल्कि केवल यही, ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलमा छूट जाता है। अगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी तुम्हारे रूप के, तुम हो निकट हो इस जादू के, निजी किस सहज गहरे बांध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ अगर मैं यह कहूँ कि बिछली घास हो तुम लहलहाती हवा में, कलगी छरहरी बाजरे की। यहाँ पर आज्ञा कवि कहते हैं कि यदि मैं तुम्हें उन प्रतीकों से नहीं नवाजता हूँ तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि मेरा प्यार मैला हो चुका है, कि बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो उपमान है, चाँद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, सुनहरी तेरी आँखें, यदि इन जैसे जो परंपरागत उपमान है, कमल जैसे, तारिका या कली चंपे की, इस तरह के जो उपमान हैं ये मैले हो चुके हैं, क्योंकि देवता इन प्रतीकों के, मतलब जो परंपरागत ये प्रतीक है पूरी पिछले युग से चलती आ रही है, तो ये सभी प्रतीक क्या है, विशेष होते थे, इनका ज़्यादा से ज़्यादा कवियों ने प्रयोग किया है जो अभी सामान्य हो चुके हैं। तो इन प्रतीकों ने, देवता के इन प्रतीकों ने कूच कर दिए हैं। आगे कहता है कभी बासन अधिक घिसने से मुलमा छूट जाता है। यदि बासन, बासन मतलब बर्तन, कि बर्तन ज़्यादा घिसने से उसका जो रंग है, अगर बर्तन को ज़्यादा घिस दिया जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार का बर्तन हो, लोहे का हो, स्टील का हो, या मिट्टी का घड़ा ही क्यों ना हो, उसे अधिक से अधिक घिसने पर उसका जो मुलमा है वो छूट जाता है। मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, यदि मैं तुम्हें उन प्रतीकों से नहीं मेल करता हूँ तो क्या तुम नहीं समझ पाओगे कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कितना अधिक है, या तुम ये सोचोगे कि मेरा प्रेम ख़त्म हो चुका है या मेरा प्यार मैला हो चुका है। तुम्हारे रूप के तुम हो, कि तुम अपने रूप में, जैसा तुम्हारा रूप है तुम वैसे ही हो। यदि यहाँ पर ये कलगी बाजरे की उन्हें अपनी प्रेमिका को प्रतीक रूप में कहता है, तो हम ये देख सकते हैं कि उनकी जो
प्रेमिका है वो कोमल हो, वह पतली हो, इसलिए कलगी बाजरे की प्रतीक उनके लिए प्रयोग किया गया है। तो ये कहते हैं कि तुम्हारे रूप के माने तुम्हारे रूप जैसे ही, जैसी तुम हो, तुम मेरे निकट हो, तो मैं इसी जादू से, इसी सहज, इसी गहरे बांध से मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये उपमान दिए हैं कि कलगी बाजरे की। तो बिछली घास तुम कहते हैं, बिछली जो कोमल घास है वो हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की, कि हवा लहलहाती है, उसमें जो कलगी बाजरे की लहलहा रही है, उस मुझे तुम वैसी दिखाई देती हो, कोमल, प्यारी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर वो अपनी प्रेमिका को पूर्ण प्रेम से एक उसके रूप के जैसा प्रतीक देते हैं, कलगी बाजरे की। आगे कविता को देखते हुए, आज हम शहरातियों को, शहराती अर्थात जो शहर में रहने वाले, मतलब मध्यम वर्गीय जो शहर में रहने वाले हैं उनकी बात हो रही है। आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से, सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है। यह शब्द की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। यहाँ पर कहते हैं कि हम तो शहराती हैं, हम तो मध्यम वर्गीय लोग हैं, हम क्या चाँद को देखेंगे, हम क्या चंपा को देखेंगे, तो इसलिए कहते हैं कि क्या हम जूही के फूल से तुम्हारी तुलना करेंगे। तो कलगी बाजरे की किसान जो है, अर्थात जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उन्होंने उस समय से ज़्यादा कलगी जो बाजरा है या चावल कह सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों में रहते हैं, तो इसकी तुलना आसानी से कर सकते हैं कि तुम देखो तो कितनी सुंदर लगती है कलगी बाजरे की। तो इसलिए उस प्रकार से उसका सौंदर्य, उसका ऐश्वर्य, सृष्टि का विस्तार पूर्ण रूप से अपनी प्रेमिका से तुलना करते हैं कि यही सच्चा, यही एक प्यारा प्रतीक है, कोमल सी घास है जिसकी तरह तुम दिखाई देती हो। सर्दियों की जो सांझ है उसमें सूना हुआ जो गगन है, तो मतलब सर्दियों की जब शाम होती है उसमें गगन थोड़ा सूना रहता है। पीठिका पर डोलती कलगी, पीठिका मतलब अगर कोई कलगी जैसे लहरा रही है तो उसके पीछे का जो पीठिका, पीठिका अर्थात पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड है जो, उसका पीछे का सौंदर्य उसी पूर्ण रूप से दिखाई देगा। ढलता हुआ सूरज, पीछे पहाड़, ऊपर आसमान, नीचे बिछी हुई घास, तो इस प्रकार से वो जो कलगी अति अत्याधिक और भी सुंदर दिखाई देगी। अकेली बाजरे की कली से ही उसने अपनी प्रेमिका की तुलना की है। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, कहते हैं कि मैं इन सभी पीठिका को, इन सभी प्रतीकों को जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है, कि ये जो खुला वीरान है ये मेरे लिए एक पूर्ण रूप से सिमट जाता है, जिसमें मैं एकांत में तुम्हें समर्पित कर देता हूँ। ये जो अलग अलग परंपरागत प्रतीक शब्द हैं और शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है कि मैं तुम्हारे रूप के जैसा ही तुम्हारे निकट जाकर तुम्हारी तुलना एक कलगी बाजरे से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम उसमें दिखाई देती हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो गया है। क्या तुम नहीं पहचान पाओगी कि मैं तुम्हारे निकट जाकर तुम्हारी तुलना तुम्हारे ही जैसे एक अद्भुत प्रतीक से कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो प्रेम है वो तुम्हारे लिए मैला हो चुका है। तो इस प्रकार से अत्यधिक सुंदर एक नए प्रतीक, नए उपमान को लेकर, परंपरागत प्रतीकों को छोड़कर एक नए विशेष उपमान को लेकर अज्ञे ने कलगी बाजरे की कविता में अपनी प्रेमिका की व्याख्या कितने सुंदर रूपात्मक रूप से की है। इसके हम कुछ संदर्भ, सप्रसंग व्याख्या में संदर्भ देख लेते हैं। यदि संदर्भ की बात करें तो हम जो भी पंक्तियाँ आएंगी व्याख्या करने को, उनमें से हम कह सकते हैं कि कलगी बाजरे की कविता सुविख्यात प्रयोगवादी कवि कहानीकार अज्ञे द्वारा रची गई है। इस कविता में अज्ञे प्रेम को नए नए प्रतीकों, नए नए उपमानों में गढ़ते हैं, कि नए नए प्रतीकों, नए उपमानों में उन्होंने कलगी बाजरे की कविता को रचा है। तो संदर्भ में लिख सकते हैं।
प्रसंग में प्रसंग अनुसार हम लिख सकते हैं कि निम्नलिखित कविता जो कलगी बाजरे की प्रेमपूर्ण कविता है, प्रयोगवादी कविता है। इसमें कवि ने सिर्फ भाषा और भाव का अद्वैत दिखाई पड़ता है, जहाँ पर भाषा और भाव में किसी प्रकार के अलग अलग दो चीज़ें नहीं है, दोनों को एक साथ प्रकट किया है। प्रेम के नए उपमानों के साथ साथ जोड़ने का प्रयास किया है। कुछ शब्दार्थ हैं जो इस कविता में कठिन शब्द हैं, उनकी अर्थ बिछली अर्थात कोमल, ललाटे सिंदूरी लाल, बासन अर्थात बर्तन, कोई मत नहाई नुई, कोई मत कमल, शहर आते हैं तो शहर में रहने वाले जो मध्यम वर्गीय, पीठिका पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड। व्याख्या प्रसंग अनुसार कर सकते हैं। व्याख्या हमने पूरी कविता के एक साथ जान ली है, तो यदि कोई भी आती है पंक्ति तो उसकी प्रसंग अनुसार व्याख्या कर सकते हैं। विशेष में हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं। विशेष में इस कविता से रिलेटेड हम क्या क्या लिख सकते हैं। नए उपमानों को यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जो आगे कवि हैं इन्होंने नए उपमानों का प्रयोग किया है। बौद्धिकता इनके पटल मुख पर रहती है। भाषा को अनुभूति की भावना बना लिया है। भाषा और अनुभूति का अद्वैत दिखाई पड़ता है, मतलब भाषा और जो भावना है उसका अद्वैत दिखाई पड़ता है। सविनय विद्रोह दिखाई पड़ता है। भाव प्रबलता का निषेध है। आगे ने भी कहा था कि भाव प्रबलता का इनका जो है कविता में निषेध रहता है। प्रयोगवादी भाषा और विचार पर बात करते हैं। कविता में प्रेम की अवधारणा का नया रूप है कि जो परंपरागत कविताएं हैं उनमें तो नए वही पुराने सारे प्रतीक रहते हैं, लेकिन यहाँ पे नए प्रतीक को जोड़ा गया, नए उपमानों को जोड़ा गया, तो कविता में जो प्रेम की अवधारणा है उसका नया रूप हमें दिखाई देता है। पाठक और लेखक को समझने में सजग है। इनकी कविताएं जो पाठक या अन्य जो लेखक होंगे उन यदि वो पढ़ते हैं तो समझने में आसान रहती हैं। इनकी भाषा सरल है तथा इनकी जो कविताएं हैं उनमें प्रौढ़ हिंदी है, प्रौढ़ता रहती है, जो कि एक प्रयोगवाद की विशेषता है। तो इस प्रकार से आज हमने इकाई 2 आगे की कविता कलगी बाजरे की पाठ्यक्रम में से समाप्त कर दी है। इसी तरह से हम नेक्स्ट सेशन में इकाई 2 में से ही आगे की कविता यह दीप अकेला को जानेंगे। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसी तरह से पाठ्यक्रम की और कविताओं को पढ़ने के लिए हमारे चैनल भुवनेश वंश को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और भी साथी पाठ्यक्रम से जुड़ पाएँ। धन्यवाद।